आरव जैन, ये पेरेंट्स के लिए है वर्कशॉप। वेलकम टू ऑल पेरेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जो हमारे मेंटोर हैं वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें 2 से 3 मिनट का उनका वेट करना होगा। कुछ नेटवर्क इशू है उनके यहाँ, तो आई रिक्वेस्ट कि आप 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जब तक हमारे मेंटोर्स आते हैं तब तक के लिए गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ देम। हमारे बीच में आरव जी जुड़े हुए हैं, कविता जी जुड़ी हुई हैं, हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं, रुचि जी जुड़ी हुई हैं, रेमू शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आरती सिंह जी जुड़ी हुई हैं, हर्षमिता जी जुड़ी हुई हैं और पंकज जी जुड़े हुए हैं। तो आप सबका मोस्ट वेलकम। आज आपके जो बच्चे हैं वो कोविड-19 की सिचुएशन में किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे, आप लोगों पे कितना प्रेशर है, दिख रहा है आपकी शक्ल से वैसे तो कि कितना प्रेशर है, क्योंकि सबके सभी पता नहीं क्यों हंसते क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर बात पे हंसना चाहिए, लेकिन आप लोग हंसते नहीं हो। आज हंसो, कल हंसो, रोज हंसो, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। 100 ग्राम अपना खून बढ़ाओ तो 100 ग्राम दूसरों का भी खून बढ़ाओ। कोशिश करो। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और रेमू जी जैसे बहुत कोशिश करती हैं रुवेनिका को समझाने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप सब भी कोशिश करिए। कभी कभार आरती सिंह जी भी कोशिश कर लेती हैं। हंसी हंसी हंसी, दैट्स गुड। आप हंसते रहिए, कोशिश करते रहिए हंसने की। देखो हंसना भी एक प्रैक्टिस है, और मैं अभी वीडियो नहीं खोल सकता, रियली सॉरी, कहीं बैठा हूँ। तो कोशिश करिए, हंसते रहिए। हर्षिता जी आप नहीं हंसोगे क्या आज? क्लास नो क्लास। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो खुद भी पढ़िए, 100 ग्राम खून अपना भी बढ़ाइए। So all the guys is in a movement. Our mentor is to be coming. Is in a movement. Just wait for a moment. मैम ये आरव कौन सी क्लास में है? सर आरव जैन के लिए पूछ रहे हैं? जी जी, आरव जैन के लिए। हाँ जी सर, सेकंड क्लास में है। सेकंड क्लास में लगता नहीं है। तो आरव अपने को कोई पोयम आती है? आप पोयम आती है आरव? बहुत सारी आती है ना। नहीं सर। अरे पोयम आती तो है आपको? फ्रॉगी बाय द लेक सुना दो। और लीकी टैप। हाँ सुना दो, लीकी टैप, फ्रॉगी बाय द लेक। बताओ उनको, बताओ बताओ। The title of the poem is Leaky Tap. The leaky tap drips day and night. Just fix it right or shut it tight. The tap is on. You brush your teeth. The water flows. You soak your feet.
Wow. Just think of all the water lost to close the tap. What does it cost? Amazing, amazing, amazing. The water bottle you take to school, the water in it is nice and cool. Wow, wow, wow. You drink a bit, the rest you throw. The water could help a plant grow. So save water and do your part. It's not a game. Let the water last. Thank you. हमारे बीच में कोई फर्स्ट बी के निम से आए हैं, वो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज है, मैं रुमेनिका की मम्मी से पूछना चाहता हूँ, रेमू जी से, कि रेमू जी, रुमेनिका कभी कभार जिद करती होगी, तो आप लोग उसे कैसे करते हैं? उसकी जिद पूरी करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जब तक वापस से वो काम डाउन नहीं होती, प्यार पे नहीं आती ना, तब तक उसकी कोई बात ना मैं सुनती हूँ ना मैं मानती हूँ, चाहे जो मर्जी करे। एक दो बार ये भी हुआ था स्टार्टिंग में, इसने अपना हाथ वाथ जो है दीवार में मारने करने का किया, तो उस दिन मैंने बहुत प्यार से इसको समझा दिया था कि तुमने अगर एक बार भी ये चीज करी तो 4 बार तो मैं ये करके बता दूंगी तुम्हारे साथ। क्योंकि बच्चों की एक ये टेंट्रम होता है कि वो ये सोचते हैं कि हम ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे घर वाले इमोशनल फूल बनेंगे, और कोई भी बच्चा इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपने आप को इस तरीके से हर्ट करे कि उसको वाकई चोट लगे। ठीक है, एक्सीडेंटली कोई चीज हो सकती है, बट वो उतने ही प्रेशर से अपने आप को हिट करेगा जिसमें उसको खुद को नुकसान ना हो, सिर्फ घर वाले डर के रहें। तो इसीलिए मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है कि अगर ऐसा कुछ किया तो मैं और मारूंगी पीटूंगी, और मैं कोई चीज नहीं ला कर दूंगी। बहुत अच्छी बात कही, मैं भी एक्चुअली यही फॉलो करता हूँ। और मुझे याद है जब मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया था, तो उस टाइम पे हमें स्कूल की तरफ से एक काउंसलिंग दी गई थी। पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन होता है बिफोर द एडमिशन। तो वहां पे जो मेंटोर आया था, उसने ना एक चीज बड़ी नॉर्मल सी कही, जो शायद सुनने में बड़ी नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत एप्लीकेबल होती है, कि हम पेरेंट्स में ना एक कमी होती है। मम्मी ने डांटा तो पापा ने मना लिया, पापा ने डांटा तो मम्मी ने मना लिया, और दोनों ने डांट दिया तो दादा दादी ने मना लिया। बोला कि जी, जिस घर में ये होता है ना, वहां बच्चे को कभी डांट का कभी असर पड़ ही नहीं सकता। उसे पता है कि मेरी बात कहाँ सुनी जानी है और कहाँ नहीं सुनी जानी। अगर आपने डांट दिया उसे, तो वो चला जाएगा दादाजी के पास। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपसे एक्चुअली में कट ऑफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरी यहाँ सुनवाई नहीं है। और एक चीज मुझे और उसने बताई कि बच्चों में ना बड़ी, जैसा आपने भी कहा कि बच्चों को पता होता है कि मुझे किस हद तक अपने आप को मानना है कि मुझे चोट ना लगे और पेरेंट्स मेरी एक बात मान जाए। तो उसने बताया कि ये जो मतलब बहुत जो स्टार्टर बच्चे होते हैं ना, जो ये 5 या 6 साल के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को में ना एक आदत क्रिएट हो जाती है एक्चुअली, कि जब ये रो रहे होते हैं ना, तो इन्हें पता होता है कि इन्हें ये भी पता है कि आज हम रोएंगे तो कोई ना कोई मान ही जाना है। तो उसमें भी मुझे उसने एक बहुत, मतलब सभी को ये कहा कि आप अपना एक रूल बना लो। अगर आपने बच्चे की बात माननी है ना, तो पहली बार में ही मान लो, और नहीं माननी ना तो वो जितना मर्जी रोए, उसे रोने दो। क्योंकि अगर आपने थोड़ा रोने के बाद उसकी बात मान ली ना, तो उसे ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि मैं थोड़ा सा रोऊंगा और मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात मान लेनी है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो दिखाई जाती है, लेकिन हम पेरेंट्स, जो मुझे फील हो, हमने ना अपने बच्चा बाद में हम ले पहले आते हैं शायद उनके लिए। ये शायद मैं हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि सभी पेरेंट्स ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं,
बट ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे बीच में शबाना जी ने ज्वाइन कर लिया है। पंकज जी तो 1 सेकंड में एक बात और बताना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को कुछ अच्छी लगे, कुछ बुरी भी लग सकती है। हो सकता है कोई उसका मेंटोर हो और कुछ लोग उसको चाहते हो, लेकिन शायद आपको मालूम हो कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, जिनमें एक हमारे जिद्दी सरकार हैं राहुल गांधी साहब। आई थिंक सो सब एग्री होंगे उस बात के लिए। वो राजनीति नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी जिद के कारण वो राजनीति छोड़ भी नहीं पा रहे। तो मैं ऐसा किसी को मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, ये हंसी की बात थी, हंसी में टाल दीजिए। बाकी हमारे सामने आपके जो मेंटोर हैं शबाना जी, आपके सामने है शबाना जी, ओवर टू यू। शबाना जी आपका शायद वीडियो ऑफ है मैम। और एक बात मैं आपको सबको बता दूं, हमारे बीच में जो शबाना परवीन जी मेंटोर हैं, वो बहुत ही कड़क किस्म की लेडी हैं। मतलब कड़क किस्म की बोले तो एक्चुअल में वो वुमन सेल में कार्यरत हैं। और आप और मेरे जैसे जो लैला मजनू पति पत्नी बहुत सारे आते झगड़ा करते हुए, उनको सीधा करने का जो बीड़ा उठा रखा है, वो शबाना परवीन जी ने उठा रखा है दिल्ली में। तो आप लोग सीधे रहिएगा, मतलब तो कड़क के साथ कड़क चलता है। ओवर टू यू शबाना जी। शबाना जी आप म्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही शबाना जी। नहीं, अभी भी नहीं आई। हेलो। अब आ गई मैम। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी काफ़ी लेट हमारा सेशन हुआ। एक्चुअली मेरे पास आईडी पासवर्ड कुछ नहीं था, बस मैं कॉल ही करने वाली थी। और काफ़ी तारीफ कर दिया आई थिंक पंकज जी ने कि बहुत कड़क थी मिजाज और बहुत ज़्यादा लड़ाई मैम वो झगड़े गौरव की। जी की मेहरबानी है। गौरव जी की मेहरबानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी डिस्प्यूट्स है इस तरह के डिस्प्यूट्स ना हो और सबकी लाइफ स्मूथली चले और सभी अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव करें। तो आज का सेशन हमारा यही है कि जो कोविड है, कोविड का एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? क्योंकि स्लाइड शो होगी तो वैसे भी फोटो तो देखने में आएगी ही नहीं। हाँ, वो कई बार बैंडविड्थ का इशू होता है मैम, शायद उस वजह से नहीं आ रहा होगा। मालूम नहीं सर क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, अदरवाइज वीडियो तो ऑन है बट शो नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में मैं वर्किंग हूँ और मैं राइटल डिस्प्यूट के सभी केसेस आते हैं, तो इससे रिलेटेड भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी एक वर्कशॉप रखेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। बट आज हम डिस्कस करते हैं कि कोविड-19 का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बच्चों के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस इम्पैक्ट से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे एजुकेशन पर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ कि पीपीटी प्रेजेंट की जाए।
जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन विद स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑन चिल्ड्रंस चैलेंजेस। कोविड-19 का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और बच्चों के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं उस चीज़ को लेकर के, तो आज हमारा इसी पर डिस्कशन रहेगा कि एजुकेशंस क्या है, एजुकेशंस कितने प्रकार की होती है और किस तरह से एजुकेशन पर कोविड-19 का इफेक्ट पड़ रहा है और इन फ्यूचर हम किस तरह से उस चीज़ को ठीक से कर सकते हैं, हमारा सहयोग किस तरह का हो सकता है या पेरेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे अपनी एजुकेशन को अच्छे से प्राप्त कर सकें और फ्यूचर में उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज एजुकेशन? सभी को पता है, आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इन शॉर्ट हम यही कहें कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है, जो हमें एक नैतिक वैल्यू के बारे में बताती है, सकारात्मक सोच उत्पन्न करती है और एक दृष्टिकोण कि हम किसी अदर पर्सन की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, एथिक वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह से हम सक्षम हो सकते हैं या एक स्टूडेंट किस तरह से सक्षम हो सकता है कि वो सोसाइटी समाज को अपनी जो सेवाएं हैं वो दे सके या फिर वो वैल्यूज़ को समझ सके, उसकी पॉजिटिव सोच कैसी है, उस सोच को लेकर के वो अपना योगदान किस तरह से सोसाइटी में, कम्युनिटी में और हमारे जो देश है उसमें किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एजुकेशन का सभी को पता है कि एजुकेशन कितने प्रकार की होती है। एजुकेशन 3 टाइप्स की होती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है जो कि हम डेली लाइफ में सीखते हैं, अपने दिन प्रतिदिन चर्या जो हमारी होती है उसमें हम सीखते हैं, हमारी फैमिलीज़ में क्या क्या हो रहा है हम उसको देखते हैं, कम्युनिटी में हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब हमें एक प्रॉपर सीटिंग, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, बिल्डिंग्स की या एकेडमिक सेशंस की, किसी सर्टिफिकेट्स की, हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम लें कि एक बैंक का ही एक उदाहरण हम लेते हैं, सभी के बैंक में अकाउंट है तो सभी को पता है कि डिपॉजिट का फॉर्म कौन सा होता है, विड्रॉल का फॉर्म कौन सा होता है, किस तरह से अगर एंट्री की हुई है तो हाँ हमने कितना पैसा निकाला है, कितना जमा किया है, तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, या अगर कोई कहीं आता जाता है तो कौन से बस की रूट, कौन सा नंबर कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, अगर कोई घर में है तो घर में सभी को अपने अपने कल्चर का पता होता है कि हमारे घर में किस तरह से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किस तरह, अगर बड़े हैं तो उनका पैर छूना है, अगर साथ वाले हैं तो उनको हाथ जोड़ करके दुआ सलाम करना है। मतलब जिस परवरिश में, जिस फैमिली में जैसा जो इंसान सीखता है वैसी ही उसको एजुकेशन मिलती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम देखते हैं कि जो लेडीज़ हैं या अडल्ट हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने टाइम में किसी भी कारण से एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाए। अब सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, तो कभी भी इच्छा किसी के अंदर जागृत होने लगती है कि हमें ये सीखना है, हमें वो सीखना है। जैसे कि लेडीज़ हैं, लेडीज़ सोचती हैं कि हम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, हमें स्टिचिंग का शौक है तो हम स्टिचिंग कर लेते हैं, किसी को पार्लर का शौक है तो वो पार्लर सीख लेता है, किसी को अगर पढ़ने का शौक है तो जैसे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हुई या 40 प्लस हुई, 30 प्लस हुई, 20 प्लस हुई, उनको भी एजुकेशन दी गई और आज के टाइम पर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो वो भी सीख सकता है। मतलब कहने का ये है कि उसमें स्किल्स को यूज़ किया जाता है, उसमें स्किल्स सिखाई जाती है कि कौन किस तरह से निपुण हो सकता है। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत स्पीडली तो नहीं बात कर रही मैं, मतलब कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। नहीं, आई थिंक मैम सही है, समझ आ रहा है हमें। ओके ओके, थैंक यू।
तो ये तो है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हम कुछ बच्चों को भी देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल गोइंग नहीं होते, स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उनको भी ट्यूशन में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, आंगनवाड़ी में उनको भेज देते हैं, मतलब पर्टिकुलर उनको क्लास की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई किसी फैक्ट्री में या कोई कहीं जॉब करता है तो उसमें भी वो सीख सकता है, वो नौकरी वगैरह को लेकर के ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है। फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉर्मल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये सब हैं। तो इनके लिए क्या होता है, जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स बढ़ता जाता है, अगली क्लास में शिफ्ट होते जाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्रॉपर टीचर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होते हैं, डिप्लोमा प्रोवाइड होते हैं। तो ये तो है हमारा टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड लिटरेसी रेट। आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन के लेवल्स किस तरह के हैं और उनका लिटरेसी रेट क्या है। तो हमारे यहाँ पर हम सभी लोग देखते हैं कि प्राइमरी क्लासेस हैं, अपर प्राइमरी क्लासेस होती हैं, 10th क्लास होती है एंड हायर क्लास 12th क्लास होती है, एंड आफ्टर दैट डिग्रीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे प्राइमरी क्लासेस हो गया 6 to 10 हो गया, उसके बाद अपर प्राइमरी 11 and 12 ईयर्स हो गया, हाई क्लास के लिए 13 to 15 ईयर्स, मतलब अलग अलग एज ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट हमारा 70.04% है। केरला का सभी को पता है कि केरला का लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 93.91% है, एंड बिहार का बहुत ही लीस्ट है, 63.82%। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं दो अलग अलग। आर्टिकल्स 21A के अंदर दिया हुआ है कि एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए एज ग्रुप 6 to 14 मैंडेटरी है, बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी और शिक्षा से उसको वंचित नहीं रखा जा सकता। सेकंड आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सेकंड आर्टिकल्स 45 है, राइट टू एजुकेशन, जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो ये दोनों प्रोविजन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। Okay, ma'am, before going further, can I ask something? Yes, of course. मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45? एक्चुअली सर ये जो है आर्टिकल 45 ये राइट टू एजुकेशन है, और आर्टिकल 21A इसमें जो दिया हुआ है इसमें ये फंडामेंटल राइट है, और इसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पाने का राइट है। राइट टू एजुकेशन में कि राइट है उसको एजुकेशन का, बट 21A में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पाने का राइट है। ओके, तो ये जो 45 आर्टिकल है ये एक्चुअली हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें 21A हमारा एप्लीकेबल है विच प्रोवाइड्स एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये 45 की हमें जरूरत क्यों पड़ती है एक्चुअली? एक्चुअली सर ये जो है आर्टिकल 45 ये तो पहले से ही है कि राइट टू एजुकेशन की इसमें सभी को राइट है, लेकिन ये जो 21A आर्टिकल है, क्योंकि पहले जो था तो स्टार्टिंग में एजुकेशन तो दी जा रही थी बट फ्री ऑफ कॉस्ट का कोई ऐसा नहीं था कि फ्री में दी जाएगी या इस तरह से दी जाएगी, इस तरह से, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम भी पे करना होता था उसमें। ओके, बट ये उसमें ऐड किया गया आर्टिकल 21A, क्योंकि आर्टिकल 21 में बहुत सारे आर्टिकल्स है, बट 21A इसलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है चिल्ड्रंस का, और 6 to 14 ईयर्स एज है इसमें, और इसमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है एजुकेशन।
Okay. दिया Which हुआ है ना सर, applicable ये only for the दिया हुआ है, government मैंने school. एक्चुअली मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज आर्टिकल 21A इज फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन टू अवेल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, और आर्टिकल 45 is a directive principle for the state by the constitution. Both are the provision for free education for children for specific age group. दोनों में ही Okay. फ्री एजुकेशन का दिया हुआ है प्रोविजंस. Okay. Okay, ma'am. No issue. ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कोविड-19 और एजुकेशन. जैसे आपको सभी को मालूम है कि लास्ट ईयर कोविड-19 मार्च में कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. तो जो भी स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स, आंगनवाड़ीज थे, वो सभी क्लोज हो गए थे. 184 मिलियन चिल्ड्रन जो कि एलिमेंट्री लेवल पर थे, 63 मिलियन स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी लेवल पर थे, उन सभी ने अपनी क्लास को मिस करना स्टार्ट कर दिया था. सभी मिस हो गया था लर्निंग के लिए. और 28 मिलियन चिल्ड्रन जो जिनका एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स था, वो प्री प्राइमरी क्लास थे, उनकी प्री प्राइमरी क्लास भी मिस हो गई. इन सब के साथ साथ फिर क्या हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंटिन्यूटी में आया कि अब जो है डिजिटल हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, स्कूल्स में कोई नहीं जाएगा. तो डिजिटल और नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो नेशनल है, स्टेट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स और अदर प्राइवेट एजेंसियाज, इन्होंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स पर अपने लिंक दिए और वेबसाइट स्टार्ट की. फॉर एग्जांपल ई पाठशाला, NROER है, दीक्षा है, कि अगर बच्चा इस वेबसाइट पर जाएगा इनकी और इनको ओपन करेगा तो वो उसको स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा. टीवी एंड रेडियो है, तो टीवी पर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम दिए गए बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, रेडियो पर भी एक पर्टिकुलर टाइम पर. और पेरेंट्स के लिए भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी कोविड के कारण, और करियर गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ी. NCERT ने भी अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर डेवलप किए. प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर भी एजुकेशंस के लिए बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड यूज़ किए गए कि किसी ना किसी तरह से प्राइमरी और अपर प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन प्राप्त कर सके. टेक्नोलॉजी मिशन एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ NGOs के साथ में भी पार्टिसिपेट किया गया कि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो एजुकेशन प्राप्त करने में. फिर है हमारा रिस्क, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो बच्चों का जिस तरह से संरक्षण होना चाहिए, बच्चों की केयर होनी चाहिए, बच्चों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वो बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही कोविड के कारण. पहले क्या होता था कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती थी उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता था, या जो बच्चे चिल्ड्रन होम में हैं, शेल्टर्स में हैं, उन सब के बारे में उनका फॉलो अप करना, उनकी देख रेख करना, क्या क्या योजनाएं बच्चों के लिए होनी चाहिए, क्या क्या योजनाएं उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए अच्छी हैं, कौन सी योजना के लिए सही नहीं है, उन सभी चीज़ का बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया जाता था, उनका फॉलो अप किया जाता था. तो वो सब चीज़ें भी नहीं हो पाई.
और जो बच्चे, जैसे कि हमें सुनने में आता है कि बच्चों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता था, उसकी केयर की जाती थी, देखा जाता था। कोई बच्चा अगर मिस हुआ है तो उस बच्चे पर भी ध्यान दिया जाता था। लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ कि डिस्टेंस क्रिएट हो गया कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर उस बच्चे को कोविड हुआ तो हमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, उस चीज़ का एक बहुत ही विकराल रूप देखने के लिए मिला। और जैसे कि हम लोग आज भी देखते हैं कि अगर कोई भी किसी की भी अगर डेथ हो जाती है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर्स भी उसके पास नहीं जाते हैं, वो भी थोड़ा दूर से ही देखते हैं कि पहले इसकी ये टेस्ट होना चाहिए, इसकी ये रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड की। तो इसी तरह से अगर बच्चे के साथ में किसी भी तरह का असॉल्ट होता है तो उसके लिए भी वही सारा क्राइटेरिया है कि इस बच्चे के साथ में ये सब हुआ है तो इसको किस तरह से हम प्रोसेस में लेकर के आए, किस तरह की हम प्रोसीडिंग करें। तो उस प्रोसीडिंग में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं। जो बच्चे सड़कों पर रहते हैं, सड़कों पर रहने वाले बच्चे, उनके साथ में जो परिवार है, परिवार में भी अगर बीमारियां हैं अलग अलग टाइप्स की तो उनके लिए भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस कि अगर ये बीमार है तो कहीं इसको कोविड ना हो, अरे ये बच्चा सड़क पर से मिला है, अरे कहीं इस बच्चे को भी कहीं बीमारी ना हो, और हम लोगों को अगर हो गया तो क्या होगा। मतलब जो फैसिलिटी बच्चों को मिलनी चाहिए वो सब भी उस चीज़ को नहीं मिली है। अब पहले क्या था कि अगर बच्चे स्ट्रीट पर भी रह रहे हैं या बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, तो कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम किसी का भला करें या हम उसको एजुकेशन दें तो 1 घंटे का 2 घंटे का इस तरह से टाइम निकाल करके भी उनको एज ए ट्यूशन जैसे होता है वो पढ़ाना, ठीक है। बट कोविड के चलते क्या है कि वो सारी एक्टिविटीज़, वो सब एजुकेशन वो भी एक साइड में रखी गई। तो एक तो क्या है कि उनको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि अगर उनके साथ में कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो भी उनको उस चीज़ का भी केयर नहीं मिली, प्रोटेक्शन नहीं मिली। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत उनको एजुकेशन मिल रही थी या थोड़ी बहुत उनकी केयर की जा रही थी तो उस तरह का भी संरक्षण, उस तरह की भी प्रोटेक्शन केयर उनको नहीं मिली या उनको वो एजुकेशन नहीं मिली। थर्ड थिंग कि अगर किसी भी स्कीम्स को लेकर के, किसी भी सर्विस को लेकर के अगर कोई बजट पास हो रहा है या कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं कि बच्चों के लिए या कुछ भी, तो ये कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इस बजट को अभी हम यहाँ रोक करके इस स्कीम को अभी हम इम्प्लीमेंट ना करके फर्दर स्कीम्स में इसको लगाएं या फर्दर वर्क हम करें। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स रहे हैं पेंडेमिक टाइम पर। और आज भी यही सब है कि जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन का जो लेवल, जो स्तर पर, जिस स्तर पर उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए उस स्तर पर उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह से स्कूल स्टाफ, भरोसेमंद व्यक्ति जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की किस तरह से केयर कर सकते हैं। उनको अगर किस तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Talking with children about coronavirus disease 2019। बच्चों के साथ में हमें डिस्कस करना चाहिए, जो भी एडल्ट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, नॉन टू हैं, रिलेटिव्स हैं, कि ये जो कोरोना वायरस डिसीज़ है इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से प्रिवेंशन हो सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के भी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि इस बीमारी को बढ़ने से किस तरह से रोका जा सकता है कि ये वाइडली स्प्रेड ना हो और लोग अवेयर हों, बच्चे अवेयर हो और उनको इस चीज़ से हेल्प मिल सके। अगर
कुछ बच्चों के तरीके से सिखाने की कोशिश करें कि इस बीमारी को लेकर के पैनिक ना हो और इससे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, किस तरह से इस बीमारी से उबरा जा सकता है, उस बारे में उनको बताएं, उनकी हेल्प करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, अगर उनके परिवार में कोई बीमार है उससे वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने परिवार को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के कि हमारे परिवार में तो इसको ऐसा हो गया, या फिर किसी स्कूल्स में कोई स्टाफ है या कोई रिलेटिव्स है तो उसको लेकर के भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसमें भी क्या होता है, चिंता को कम करने के लिए, उनकी जो परेशानी, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको कम करने के लिए भी बच्चों की मदद कर सकते हैं कि इसको इस तरह से बीमारी को लेकर के पैनिक नहीं होना है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस बनाएंगे, आप सैनिटाइज करेंगे, आप अपने हैंड वॉश अच्छे से करेंगे, प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ में आप रहेंगे, एक्सरसाइज योग वगैरह अगर आप करेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। पैनिक नहीं होना है। प्रॉब्लम को लेकर के कभी भी फैमिली हो, पेरेंट्स हो या बच्चे हों, एक दूसरे की सपोर्ट ज़रूरी होती है। अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बच्चे होते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ पेरेंट्स होते हैं। अगर बच्चे पेरेंट्स को देख करके पैनिक हो जाएंगे तो पेरेंट्स भी अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को अपने परिवार में बीमार होने की चिंता से बचाने के लिए पेरेंट्स को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और हमेशा बच्चों को ये लगना चाहिए कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। ओके जी, मैं यही कह रही थी कि हमेशा बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए और जो भी भरोसेमंद व्यक्ति है जिससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उसको उस बच्चे के स्टाइल में ही कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टिप्स फॉर टॉकिंग टू चिल्ड्रन। बच्चों से हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे घर में जैसे शोर करते हैं, एकदम से चीख कर बोलने लगते हैं, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो। होता है ना अक्सर इस तरह से। स्कूल में भी कई बार जब टीचर पढ़ाता है तो एकदम से क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाने की आवाज़ आती है, कोई बच्चा कहीं से चिल्लाता है, कोई कहीं से। तो टीचर को उस टाइम पर क्या करता है, टीचर एकदम शांत खड़ा हो जाता है। अब जब टीचर शांत होता है तो स्टूडेंट भी एकदम शांत हो जाते हैं कि क्या हुआ, पता नहीं मैडम क्यों एकदम शांत खड़ी हो गई या सर एकदम क्यों शांत खड़े हो गए। उनको समझ नहीं आता कि ये सब उनको सिखाने के लिए किया जा रहा है। तो ये जो ट्रिक है शांत होने वाली, एकदम कूल एंड काम वाली, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है और हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी शांत हो जाएगा। अगर बच्चा कुछ आपसे जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है कि आप एकदम शांत होकर के बच्चे की बात सुने कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, और उससे कन्वर्सेशन करें, उससे बातचीत करें और उसकी बात को सुनें। क्योंकि अगर पेरेंट्स ही बच्चे की बात नहीं सुनेंगे, अगर पेरेंट्स ही बच्चे की बात नहीं सुनते तो बच्चे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो फिर अपने अगल बगल झांकने लगते हैं कि अब हम किससे बात करें, अब हम किससे पूछें। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं किसी भी बात को जानने के लिए। तो बेटर ऑप्शन है कि पेरेंट्स ही उनकी बात का उनको जवाब दें। कई बार बच्चे किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम सेफ नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, और वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो सभी पेरेंट्स को पता होता है
कि उनका बच्चा कब स्ट्रेस में है, कब वो खुश है, कब वो परेशान है, कब रोता है, कब हंसता है, कब उसका मूड कैसा होता है। तो बच्चों को श्योर करें कि बच्चा सेफ है और उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसको बताएं कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक्टिविटीज़ के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को फेस करने का उपाय बताएं। पंकज जी को आई थिंक नींद आ रही है। मेरी बातें आपको बोर कर रही हैं शायद, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया। नहीं सॉरी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, बट सीरियसली मैं पूरी रात ट्रैवलिंग कर रहा था, गौरव जी जानते हैं इस बात को, तो सिर्फ इस वजह से आ रही है। नहीं तो मैंने बल्कि अपने मोबाइल से चेंज करके लैपटॉप पे ज्वाइन किया है कि सो दैट कि आई कैन विजन दिस पीपीटी केयरफुली। ऐसा नहीं है, प्लीज डोंट माइंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो इट्स ओके। या ओके, नेक्स्ट है कि अपने आप को हमेशा बच्चों की बातों को सुनने के लिए प्रिपेयर रखें कि बच्चा अगर आपके पास आया है तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया है, आपसे कुछ जानने के लिए आया है, तो आप हमेशा रेडी रहें कि बच्चा अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप तुरंत उसकी बात का रिस्पॉन्स करें, उसके क्वेश्चन को आंसर करें। कई बार क्या होता है कि लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं और एक स्टिग्मा बन जाता है, अरे उसने ऐसा कहा था तो इसलिए ऐसा हुआ, अरे आप ऐसा मत करना, इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो इस तरह के जो स्टिग्मास हैं जो कलंक का कारण बन सकता है, दूसरों को दोष देने वाली बात है, तो इस तरह की लैंग्वेज भी अवॉइड करनी चाहिए कि किसी को दोष नहीं देना है, किसी को स्टिग्मा को लेकर के नहीं चलना है, किसी को बताना नहीं है कि ये स्टिग्मा इस तरह से, देखो उसके साथ ये हुआ था, ये कलंक हो गया इस तरह से, तो आगे से आप ऐसा मत करना, ये हो सकता है। तो उस चीज़ से क्या होता है कि बच्चा माइंड में वही चीज़ सेट कर लेता है। तो इस तरह की लैंग्वेज अवॉइड करनी चाहिए कि उसका बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जब भी हमारे पास बच्चा आता है, और बच्चे की ही बात क्या कि अगर हमारे पास कोई भी आता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रही हूँ, अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करते हैं और मुझे अगर क्वेश्चन का आंसर आएगा, पता है मुझे, तो ऑब्वियसली मैं आपको उसका आंसर दूंगी, बट मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगी अगर मुझे आता है तो बिल्कुल सही आंसर दूंगी, और नहीं आता तो डिनाई कर दूंगी, क्योंकि सभी लोग हर एक चीज़ में निपुण नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ कमी होती है, परफेक्ट नहीं होता हर कोई। तो इसीलिए अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है बच्चा, तो आप उसके क्वेश्चन को अच्छे से सुने, और सुनने के बाद में जो आपको उसका राइट आंसर लगता है आप उसको उसका राइट आंसर दें, उसको सही नॉलेज दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को आंसर नहीं मिलने पर बच्चे गूगल पर सर्च करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जब बच्चा एक चीज़ सर्च करेगा तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, और कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ को लेकर के बहक जाता है, कुछ अफवाहें भी होती हैं, कुछ गलत जानकारी भी होती हैं, तो उस चीज़ का इम्पेक्ट बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स पर भी पड़ता है। फिर बाद में हमें ये लगता है कि अगर हमसे बच्चे ने पूछा था, अगर हम उसको बता देते शायद सही रहता। तो इसीलिए बच्चों को जो भी जिज्ञासा है, बच्चा जो भी जानना चाहता है, जो भी क्वेश्चन है उसके, तो उसको उसका आंसर दें। ऐसा ना हो कि बच्चा गलत इंफॉर्मेशन प्राप्त करे या वो गूगल का सहारा ले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि अगर बच्चा कुछ भी चीज़ इंटरनेट से देखता है, उसकी एज ग्रुप के हिसाब से, अपनी एज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट और उसका जो डेवलपमेंटल लेवल है, अगर एक बच्चे की एज 14 ईयर्स है तो उसके मन में जो क्वेश्चंस होंगे वो 14 ईयर्स के ही अकॉर्डिंग होंगे,
एज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आएंगे ना उसके माइंड में, और उन्हीं का वो आंसर चाहेगा। बट अगर वो गूगल सर्च करता है तो गूगल पर तो क्या होगा, 40 प्लस के भी आंसर होंगे, 80 प्लस के भी होंगे, सभी तरह के आंसर्स होंगे। तो बच्चा अपने क्वेश्चंस को लेकर के अपनी जो भी उसकी जो भी बच्चा जानना चाहता है तो उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसको जानकारी मिल जाएगी, बट सही इंफॉर्मेशन, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी। इसी तरह से कोविड से रिलेटेड भी बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर हैं जो फैलाई हुई है कि इस एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। तो उस वजह से भी बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही बच्चे समझते हैं, और उस कारण बच्चे और ज़्यादा डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो सब चीज़ें भी हैं कि बच्चों को सही इंफॉर्मेशन मिले, बच्चे किसी भी अफवाह का शिकार ना हो, और इंटरनेट पर जो भी इनएक्यूरेट इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है वो ना प्राप्त करें। जैसा कि आपको बताया था कि इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को बता सकते हैं हम कि बच्चे अपना किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, जर्म्स वगैरह हैं, कीटाणु वगैरह से, उन सब चीज़ों से कैसे दूर रह सकते हैं। रोज़ाना की उनको क्रियाएं बताएं, रोज़ाना की उनको एक्टिविटी बताई जाए कि आपको डेली क्या एक्टिविटीज़ करनी है, बार बार आपको हाथ धोने हैं, बार बार आपको अगर आप छींकते हैं खांसते हैं तो आपको किस तरह से करना है, आपको हैंकी रखना है, किसी दूसरे के आगे आपको डायरेक्ट नहीं खांसना छींकना है, प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर रखना है, आपको अच्छे से वॉश करने हैं अपने हाथ। तो ये सब चीज़ें भी उनको बतानी है। डस्टबिन में ही कचरा डालें। अगर स्कूल ओपन होते हैं तो उसमें भी बच्चों को बताना है कि अभी जैसे बच्चा क्या है कि कहते हैं कि जो परिवार है, फैमिली है, प्रथम पाठशाला वही होती है बच्चे की। बच्चा जो घर में सीखता है वैसा ही वो बाहर करता है, क्योंकि जब बच्चा घर में रहता है तो स्कूल टाइम से ज़्यादा टाइम वो घर में ही बिताता है। तो घर में अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो बाहर भी वो वही इम्प्लीमेंट करेगा। तो अगर उसको बताया गया है कि घर में आपने किस तरह से हैंड वॉश करना है, डिस्टेंस बनाकर रखना है, खांसना छींकना नहीं है, किसी के ऊपर हैंकी रखना है, और तो फिर वो 4 लोगों को भी यही बातें बताएगा। अगर वो बाहर जाता है कि अगर वो देखता है कि कोई किसी के ऊपर डायरेक्ट खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसको भी कहेगा कि प्लीज मुंह पर हाथ रखकर खांसो, प्लीज हैंकी रखो, आपके हाथ गंदे, आप हाथ धो, डिस्टेंस प्लीज डिस्टेंस बना करके खड़े हो जाइए। तो अगर स्कूल्स भी खुलते हैं तो वो भी स्कूल्स में भी वही डिसिप्लिन मेंटेन करें और उस चीज को करने में हेल्प करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक टाइम भी बहुत ज्यादा ले लिया मैंने। टाइम का तो कोई इशू नहीं है कि वाइंड अप कितनी देर में करना है। हेलो, सच कोई इशू नहीं है मैम। ओके ओके। देखिए, एजुकेशन का कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अगर हम देखें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट पड़े हैं एजुकेशन पर। तो पहले हम पॉजिटिव ही देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है, और नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन का भी। ऑडियो बुक्स गुड प्लेटफॉर्म हो गया है कोविड-19 के टाइम पर, जो कि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ ऑडियो बुक्स है, पता था बट इतना यूज़ नहीं था क्योंकि नेटवर्किंग का इतना यूज़ था ही नहीं पहले। बट जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई है, तब से ऑडियो बुक्स का भी बढ़ गया है रीड करना, और जो भी है सब ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन ही सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और ऑडियो बुक्स। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। मैम, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द किड्स? यस ऑफ कोर्स, बट आई कैंट से 100% तो नहीं हम कह सकते, कुछ परसेंट ही कह सकते हैं। Yes. और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं इसके, उस नेगेटिव इम्पैक्ट पर भी हम अभी बात करेंगे। Yeah.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अभी जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं हम कह सकते हैं, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, जैसे कि हमें पॉइंट से ही पता लग रहा है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सभी के पास कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो शायद ऑनलाइन वर्कशॉप भी हम लोगों की ये नहीं हो रही होती। तो 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो ये पहला इम्पैक्ट है। सेकंड थिंग, स्मूथली एजुकेशन सभी ले रहे थे, सभी की शिक्षा बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण एग्ज़ाम्स भी लेट हुए लास्ट ईयर और डेट्स भी एक्सटेंड हुई, और अभी फ़िलहाल में सभी को पता है कि सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया विदाउट एग्ज़ाम, और 10th क्लास को भी प्रमोट कर दिया, जो कि पहला चांस है ये कि विदाउट एग्ज़ाम 10th क्लास को प्रमोट किया गया। और अभी 12th के बारे में भी डिस्कशन चल ही रहा है कि या तो 12th वालों को पहले 12th के स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगवाई जाए, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाए, अदरवाइज एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, उनको भी प्रमोट किया जाए। तो इस बारे में भी हम आप लोगों से ही आपस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर है इंक्रीजिंग ड्रॉप आउट केसेस। आप लोगों को सभी को मालूम है कि स्कूल्स में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, और ड्रॉप आउट होने का रीज़न भी क्या है कि अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए ड्रॉप आउट होने का रीज़न है कि उनको कम पढ़ाया लिखाया जाता है। कम पढ़ाया लिखाया जाने का मतलब क्या है? अवेयरनेस, कि अगर लड़की है, लड़की ज़्यादा पढ़ेगी नहीं। लड़की को जैसे ही देखते हैं कि हाँ ये बड़ी हो गई है तो अरे अब ये स्कूल नहीं जाएगी, लड़की को खुद को ही शर्म आती है कि मैं नहीं स्कूल जाऊंगी, मैं अभी इतनी छोटी क्लास में हूँ, इतनी बड़ी क्लास में हूँ, मुझे नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और पेरेंट्स को भी लगता है कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो जो रूरल एरियाज़ हैं वो लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेते हैं कि बड़ी हो गई है लड़की तो इसकी शादी कर दें, या लड़की है तो ये घर का काम करेगी, इसको नहीं पढ़ाएंगे। या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो भी उसको स्कूल छुड़ा दिया जाता है, या उनके पास रोज़गार नहीं, उनके पास पैसे नहीं है स्कूल फीस के लिए, तो भी वो नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये सब चीज़ें भी ड्रॉप आउट का कारण रही हैं। बट कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है ड्रॉप आउट कोविड के कारण और ज़्यादा क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि दिल्ली में आउटसाइडर लोग भी रह रहे थे। अब जब लॉकडाउन लगा तो सभी लोग अपने अपने स्टेट्स में चले गए। अब उसका रीज़न क्या रहा कि जब वो अपने अपने स्टेट में चले जाएंगे तो कुछ टाइम बाद तो वो लौट कर नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनकी जो रोज़गार था वो रोज़गार भी उनका चला गया। अब रोज़गार अगर नहीं होगा तो किस तरह से कोई पढ़ाएगा? तो वो ड्रॉप आउट भी। सेकंड थिंग, जब घर में ही बच्चे रहेंगे तो 24 आवर्स पेरेंट्स उनको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन का क्या है कि भाई लड़की है, बड़ी हो गई है, अब स्कूल भी नहीं जाती है तो ठीक है इसकी शादी कर देते हैं। लड़का है, काम तो है नहीं, क्या करें, कमाना तो ज़रूरी है, तो लड़के को भी काम पर लगा देंगे। तो वो रीज़न भी है कि वो दोबारा से स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे। जिनका स्कूल छूट गया वो छूट गया। माल न्यूट्रिशन, मिड डे मील, बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते थे, एमसीडीज में सभी को पता है कि एमसीडीज स्कूल हुए, एनडीएमसी के स्कूल हुए, उसमें मिड डे मील दिया जाता था। तो इस रीज़न से बच्चों को खाना मिल जाता था और जो भी पोषक तत्व थे उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल जाते थे। बट अब स्कूल में ही बच्चे नहीं जाएंगे तो उनको मिड डे मील नहीं मिलेगा। मिड डे मील नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन की उनको कमी होगी। हेल्थ, हाइजीन, इम्यूनाइजेशन, बच्चे जब स्कूल्स में आते थे तो उनको टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप भी होता था, उनको हाइजीन के बारे में भी बताया जाता था, उनके टीके भी लगते थे। बट स्कूल में ही नहीं होंगे बच्चे तो उनके ये सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी। इन सब चीज़ों से भी बच्चे वंचित रह जाएंगे। घर में जब बच्चे रहते हैं
तो अभी जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात करते अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट का इम्पैक्ट भी बच्चों पर पड़ता है। तो जैसा घर का एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट भी बच्चों को डिस्टर्ब करता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज भी बच्चों की आजकल नहीं हो पा रही है। मेंटल हेल्थ पर भी बच्चों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बातचीत करते हैं अपने पीयर ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, अपने टीचर से शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो वो चीज़ भी है, तो इस चीज़ का मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। स्किल्स, नॉलेज, ये सब चीज़ें भी उनकी कहीं ना कहीं रुक रही है, लर्निंग नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है अब, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब लेंगे तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उनकी आइज़ भी खराब हो सकती है, बहुत ज़्यादा देर तक वो कंप्यूटर के आगे बैठे रहेंगे। टेक्निक्स एंड मेथड्स, कोई नई टेक्निक्स नहीं, कोई नई मेथड्स नहीं। जब जाते हैं तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड। बट ऑनलाइन क्लासेस में वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ हो पा रही हैं। शेयरिंग, केयरिंग, गेमिंग, इसकी भी कमी है। और एंडलेस चार्जिंग इन ऑनलाइन स्टडीज़, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, रूरल एरियाज में इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। अगर इंटरनेट फैसिलिटीज है तो कभी आता है सर्वर डाउन होता है, कभी सर्वर ठीक होता है, कभी डाउन होता है। इलेक्ट्रिसिटी मेन, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा तो नेटवर्क भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चार्जिंग नहीं होगी तो नेटवर्क भी नहीं आएंगे। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में जो देखा गया है, 24% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स हैव एन इंटरनेट फैसिलिटी। सिर्फ 24% हाउसहोल्ड में ही इंटरनेट फैसिलिटी है, और 66% पॉपुलेशन जो विलेजेस में रहती है उसके पास फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ 15% रूरल हाउसहोल्ड्स में फैसिलिटी है जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंटरनेट सर्विस एक्सेस होती है जहाँ पर। और अर्बन हाउस होल्ड में 42%, यानी कि हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि 50% भी नहीं यूज हो रहा है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में ओनली 15% यूज हो रहा है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। डिजिटल डिवाइड जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास, जेंडर, रीजन, प्लेस, रेजिडेंस, इन सब में क्या है कि 20% हाउस होल्ड और 2.7% है एक्सेस टू कंप्यूटर एंड 8.9% टू इंटरनेट फैसिलिटीज। सिर्फ 20% हाउस होल्ड जहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटीज है और 2.7% एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर और 8.9% इंटरनेट फैसिलिटीज हैं। जेंडर डिवाइड अगर हम करते हैं तो उसमें क्या है कि मोबाइल एसोसिएशन जो इंडिया की रिपोर्ट है उसमें 67% मैन एक्सेस कर रहा है और 33% ओनली वीमेन एक्सेस कर रही है इंटरनेट। ये रेशो भी आप देखिए कितना है कि 67 मेन यूज कर रहा है और 33% वीमेन यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइनेंशियल क्राइसिस, नो रिलायबल वाईफाई इंटरनेट। अभी जैसा हमने बताया कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बट फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास फाइनेंस ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फिर हम किस तरह से उसको रिचार्ज कराएंगे डेटा।
डेटा रिचार्ज ही नहीं होगा तो हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। फिर प्रेशर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग का प्रेशर, इंडियन एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम्स कांट गो ऑनलाइन, ओनली 8% होम्स हैव डिजिटल डिवाइस इंटरनेट एक्सेस। जैसे कि हमने अभी बताया है कि कुछ ही % है जहां पर डिजिटल डिवाइसेस यूज हो रहे हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए। और ह्यूज गैप पुअर एंड रिच चिल्ड्रन, जो पुअर चिल्ड्रन है उनके पास है ही नहीं मोबाइल, किसी के पास कीपैड। अभी जैसे हाल ही में हमने देखा है कि एक किसान ने अपने बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन दिलाने के लिए कि वो इंटरनेट यूज़ कर सके, अपनी एजुकेशन ले सके, एक बैल बेचा है। शायद सभी की नॉलेज में होगा कि किसान ने अपना बैल बेच दिया है, आप लोगों की नॉलेज में। गौरव जी सुना होगा, पंकज जी आपने? बिल्कुल सुना है जी। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है पुअर एंड रिच का। साइबर क्राइम्स बाय लोकल रूम, कई बार क्या होता है जैसे कि हमने देखा है कि बच्चे लेकर के बैठ जाते हैं मोबाइल या लैपटॉप, नाम रहता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एजुकेशन बैठ करके कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट क्या होता है पबजी खेल रहे होते हैं, ब्लू वेल गेम्स आई थी वो खेल रहे होते हैं। मतलब उस चीज़ का क्या है, वो साइबर क्राइम्स में इंक्लूड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, न्यूज़ में भी आया था बॉयज़ लॉकर रूम, कि किस तरह से एक ग्रुप था और उस ग्रुप ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, आतंक मचाया हुआ था। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं खींचने की कोशिश कर रही हूँ इसीलिए। और एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है मैम, थोड़ा सा इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा है ना, तो थोड़ा सा वैसा हो गया है। मैं इसीलिए आपको इंटरेक्टिंग करने के लिए ना इंटरेक्शन कर रही हूँ बीच बीच में, कि न्यूज़पेपर तो और हाँ न्यूज़ में, सोशल मीडिया में आप लोग पढ़ते ही हैं। बॉयज़ लॉकर रूम का भी आपने सुना होगा कि कुछ बॉयज़ गर्ल्स के रूप में एक ग्रुप बनाया हुआ था और हैरेस कर रहे थे, साइबर क्राइम हो रहा था, जो बाद में पता लगा कि उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं थे, वो लोग माइनर ही थे। 3-4 बिल्कुल लड़कों को पकड़ा भी था। तो वही होता है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि पेरेंट्स प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसको स्टडी रूम में बैठा दिया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मुड़कर नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखते हैं, वो भी इसलिए कि चार्जिंग खत्म ना हो जाए, कहीं सारा डाटा खत्म ना हो जाए ठीक है। और अभी किसी और का फोन आ जाएगा, मुझे फोन पर बात भी करनी है। अगर पर्सनली पेरेंट्स का फोन लिया हुआ है, मदर या फादर का, या फिर मदर है तो मेरे को सीरियल देखना है या मुझे मूवी देखनी है, मेरा शो निकल जाएगा, तो वो चीज भी है। तो तब तो वो ध्यान रखते हैं, अदरवाइज छोड़ देते कि बच्चा पढ़ता है, चलो कोई बात नहीं, उसको पढ़ने दो। और ऑनलाइन के कारण ही सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल फेसबुक, मैसेंजर, हाइक, इन सब पर क्या हुआ, आईडी बनाने के बाद में हमें तो नहीं पता लग रहा ना कि कौन क्या है, किस एज का है, किस नाम से है। बहुत आजकल फेक अकाउंट बन रहे हैं। जब फेक अकाउंट बनते हैं तो धीरे धीरे करके अप्रोच बढ़ती है, फ्रेंडशिप होती है, और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप करके इतनी आगे तक बात बढ़ जाती है कि सेक्सुअल असॉल्ट का केस बन जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। मैम, मुझे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि एज अ पेरेंट्स, कि कहाँ एक टाइम था कि हम अपने बच्चों को खुद ही मोबाइल्स के लिए मना करते थे, जी जी। और आज ये आलम है कि हम बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा क्लास ले लो, क्लास ले लो, क्लास ले लो। जी। और उसके साथ क्या होता है कि बच्चों को पता है कि हम क्लास ले रहे हैं और हमारे टीचर्स तो फोन में से निकल कर आएंगे नहीं, हमें कुछ कहेंगे नहीं। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया है तो बच्चा करे या ना करे, लेकिन पेरेंट्स को तो करना है। तो पेरेंट्स की स्टडी ज़्यादा हो रही है, बच्चों की कम। यानी एक्चुअल स्टूडेंट पेरेंट्स हैं आज के टाइम पर, बच्चे नहीं हैं ऐसे ही हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मैम, फ्रैंकली ऐसा ही हो रहा है। इवन कि मैं खुद थोड़ा सा इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग भी जब स्टडी करते हैं तो हमें सच में मालूम पड़ता है कि एक 5th क्लास का जो स्टूडेंट है, वहाँ तक के जो बच्चों के ऊपर जो मोबाइल यूजेस का जो बर्डन है ना, अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स का है पर डे का।
जो एक प्रेशर है। अब तो फिर भी काफ़ी कम कर दिया गवर्नमेंट ने, नहीं तो शुरू में तो स्कूल्स ने 4-4 क्लास लगाते थे वो डेली 1-1 घंटे की जो होती थी, उसके बाद वो होमवर्क भेज दिया और वो सब कर दिया, तो बहुत मुश्किल हो रहा था पेरेंट्स को भी मैनेज करना। शायद शबाना जी को मेरी आवाज़ गई नहीं। हेलो। हाँ जी, शायद बीच में कनेक्शन कट गया था मैम। जी 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 जी। कोई नहीं, यू कंटिन्यू मैम। ओके ओके श्योर। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स ज़्यादा अटेंटिव हैं आजकल, पेरेंट्स की क्लास ज़्यादा हो रही है, स्टूडेंट्स की तो नहीं हो रही है। तो मैंने स्टूडेंट्स आजकल पेरेंट्स ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गौरव जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम डूज पर आते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल एक्टिविटीज। बच्चों के साथ में स्मॉल एक्टिविटीज करनी चाहिए, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि आजकल हमारे जो शिक्षा बैंक फैमिली है, जो ग्रुप है, उसमें भी कभी अंताक्षरी होती है, कभी वर्ली आर्ट होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो ये तो एक ग्रुप के साथ एक्टिविटीज हो गई। बट जब बच्चे घर में होते हैं तो उनके साथ में भी छोटी छोटी, जैसे अंताक्षरी भी अगर हम खेलते हैं तो कोई अल्फाबेट लेकर के हम स्टार्ट कर सकते हैं कि आप इससे एक वर्ड बताओ या इस वर्ड से आप कोई किसी चीज़ का नाम बताओ, तो उससे वोकेबलरी भी बहुत अच्छी होती है। और कैरम्स वगैरह खेल सकते हैं, कोई गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। मतलब कुछ भी एक्टिविटीज ऐसा करो जो बच्चे की लर्निंग हो और बच्चा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। ग्रुप के साथ रीडिंग होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। क्या होता है कि स्कूल्स में तो टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को कि अब आपकी बारी है, अब आप रीड कीजिए, अब आप रीड कीजिए, अब आप रीड कीजिए। अब वो बच्चे जब घर में बैठे हैं तो वो उनकी हैबिट खत्म हो जाती है। तो इसीलिए एक ग्रुप बना करके उनको रीडिंग की आदत डालनी चाहिए ताकि उनकी वो आदत बनी रहे। मूवीज एंड स्टोरी टेलिंग, मूवीज और स्टोरीज उनको बतानी चाहिए। उदाहरण देकर के उनको कोई ऐसा कंटेंट दें कि वो बच्चा उस चीज़ पर अपने बात रख सके कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से उसको बांटना है। वो कंटेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि बच्चा अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करे और उसको किसी दूसरे के साथ में जोड़े और इलस्ट्रेट करे, उसको एग्जाम्पल्स दें। किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर हो सकती है, जैसे अगर हम बच्चे को कोई भी ऐसा कंटेंट दें या कुछ भी, कोई आप में से आंसर देना चाहेगा प्लीज। मैम जैसे स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ हम लोग करवाते हैं जी, और इवन की वर्चुअल टूर हम लोग करवाते हैं बच्चों को जी। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ सीखने को भी मिले। जी 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 जी। एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैं भी एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जब मैं डाइट कर रही थी तो हमारे प्रिंसिपल से उन्होंने कहा, उनका बेटा था एक, वो मे बी 3 इयर्स का रहा होगा। तो खैर मैं उसको, अपने बेटे को लर्न करा रहा था एनिमल्स नेम। अब उसको याद ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर मेरे को एक आइडिया आया कि मैं एक पोयम के फॉर्म में इसको याद कराता हूँ, एनिमल्स नेम। तो वो पोयम्स थी, लॉयन, लिपर्ड, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, डंकी, मंकी, डियर, बियर, सब है मेरे यार। समझे आप कि इसमें कितने सारे एनिमल्स आ गए? लॉयन, लिपर्ड, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, डंकी, मंकी, डियर, बियर, सब है मेरे यार। यानी 10+ हो गए इसमें। तो एनिमल्स नेम भी उसको याद हो जाएंगे बच्चे को और पोयम भी याद हो जाएगी।
तो बिल्कुल। कुछ इस तरह की एक्टिविटीज। अब हम कहें कि आप कोई भी एक अल्फाबेट ले लो, चलो हमने आर ले लिया, एक आर अल्फाबेट लिया, आप आर से 5 नाम बताओ, ठीक है, तो 5 नेम्स बताएगा। 5 फ्रूट्स नेम बताओ आर से या बी से, या आप 5 कलर्स के नाम बताओ, मतलब कोई भी एक एक्टिविटीज। तो इस तरह से क्या रहेगा, बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे और वो उनकी लर्निंग भी होगी। और इंफॉर्मेशन शुड बी गिव अबाउट गुड टच एंड बैड टच। एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाली थी गुड टच एंड बैड टच कि फर्स्ट सेशन जो मैं बच्चों के साथ स्टार्ट करूं तो वो गुड टच एंड बैड टच पर होना चाहिए। एक्चुअली मैंने अभी उसकी पीपीटी तैयार नहीं की, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले एजुकेशन पर ही ले लेती हूँ सेशन। तो नेक्स्ट सेशन पंकज जी हम करेंगे गुड टच बैड टच पर, जिसमें मैं ये चाह रही थी कि 16 to 14 ईयर्स तक एज ग्रुप होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो बच्चों के साथ में हम एक सेशन रख लेंगे गुड टच एंड बैड टच का। ग्रेट। फिर है वॉश हैंड एंड सैनिटाइजेशन। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से हम हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश का भी पता है आपको कि कितने तरीके से किया जाता है? स्टेप होते हैं हैंड वॉश करने के भी। कोई बताएगा कितने स्टेप होते हैं हैंड वॉश करने के? मैडम साबुन लेना, पानी डालना, रगड़ना, फिर पानी से वॉश करना, फिर उन्हें रिंस करना और लास्ट शायद टॉवल से पोंछ लेना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया है इसके 6 स्टेप्स होते हैं, 6+ भी हो सकते हैं, बट 6 तो मेन ही होते हैं कि जब तक हम हाथों को गीला नहीं करेंगे, सोप नहीं लगाएंगे, और सोप नहीं लगाएंगे तो अच्छे से रब नहीं करेंगे, रब नहीं करेंगे फिर रिंस नहीं करेंगे, और उसके बाद में फिर हम उसको टॉवल से सुखाएंगे नहीं। और अगर हमने अच्छे से हैंड वॉश कर लिए और हैंड वॉश करने के बाद हमने टॉवल से नहीं सुखाए तो हमारे हैंड वॉश करना और ना करना बराबर ही है। ठीक है, Correct, तो बिल्कुल। इसीलिए हैंड वॉश करने के बाद उसको सुखाना बहुत जरूरी है। और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये शायद पूरा नहीं शो हो रहा है। स्लाइड पूरी शो नहीं हो रही है। मैम आपकी आवाज़ चली गई थोड़ी सी। स्लाइड शो नहीं हो रही है, राइट से ना थोड़ा सा। अच्छा मैं पढ़ दूं आपके लिए, क्योंकि मेरे पास शो हो रहा है। आपके पास शो हो रहा है, ठीक है, मेरे को भी मोबाइल में देखना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। डोंट्स में भी यही सब है कि ये चिल्ड्रन शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन व्हेन दे यूज डिजिटल डिवाइसेस। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब बच्चे डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही कहते हैं ना कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, बिल्कुल वही बात है कि जैसे ही हमारी पलक झपक जाती है तुरंत हमारे साथ कोई ना कोई घटना घट जाती है। हम रेड लाइट पर खड़े होते हैं, सभी को लगता है कि यार ये रेड लाइट क्यों हुई है, रेड लाइट से हमें जंप करके चले जाना चाहिए जब हम बहुत जल्दी में होते हैं। बट वो रेड लाइट क्या है? किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए होती है, वो हमें सेफ रखने के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा डिजिटल डिवाइस यूज कर रहा है तो हमें उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैम इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जी जी बिल्कुल ये दीजिए गौरव देखिए। जी। अब उसे पता है कि पापा की क्लास चल रही है, पापा डांट नहीं सकते, तो वो टीवी पे वीडियो गेम खेलने बैठ गया है। जी 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 सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको जो बताना चाह रही थी यहाँ पर, इसको मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर बच्चा डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहा है और आपने उसको अकेले छोड़ भी दिया है, ठीक है, तो आपके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मोबाइल में ही एक एप्लीकेशन है होती है, मतलब जब हम सेटिंग में जाते हैं तो उसमें डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स होता है।
शायद आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। जब आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में पेरेंटल कंट्रोल आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सेटअप पेरेंटल कंट्रोल्स पर जाएंगे। सेटअप पेरेंटल कंट्रोल विद गूगल्स फैमिली लिंक, उसमें आपका मोबाइल भी आएगा, उसमें आपका टाइम सेटर भी आएगा कि कितने टाइम तक के लिए, और आपकी क्या क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब, और गेट स्टार्टेड। तो वो आपकी स्क्रीन पर भी शो होता रहेगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप वॉच कर सकते हैं। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। Do not allow children to use mobile or laptop for long period। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे लैपटॉप या डिजिटल डिवाइस तो वो भी सही नहीं है, उसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑनलाइन पढ़ाई के नुकसान में मैं थोड़ा सा और इंक्लूड करना चाहूँगी। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करते करते क्या होता है, उनका ध्यान भटक जाता है। जैसे कभी किसी ने आवाज़ लगा दी, कभी किसी ने आवाज़ लगा दी, या कोई एक्टिविटीज़ अगर हो रही है तो वो एक्टिविटीज़ उनको डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जांपल ओपन एरिया में अगर बच्चा बैठा है, जैसे कई बार होता है स्पेस नहीं है कि सभी के यहाँ पर स्टडी रूम हो, तो थोड़ा सा को बैठा दिया और उसी के बगल में या साथ वाले घर में कोई साउंड, बहुत ज़्यादा साउंड में सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, या ढोल बज रहा है, या मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ अगर हो रही है, तो उससे क्या होता है बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो अचानक उसका ध्यान भटक जाता है। दूसरा ये है कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते करते कुछ भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च करने लग जाते हैं, उससे उनको इंफॉर्मेशन रॉन्ग मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि क्लास लेते लेते उनकी आंखों में इचिंग होने लगती है, जलन होने लगती है, उनकी आंखों पर इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंट्स अगर अनएजुकेटेड है तो वो भी अपने बच्चों को डिजिटल डिवाइस यूज़ करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है। जब पेरेंट्स को ही यूज़ करना नहीं आता तो वो भी अपने बच्चे को नहीं यूज़ करवा सकते, तो इस कारण भी बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने में सक्षम नहीं होते हैं। और अगर बच्चा कोई एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहा है कि टीचर उसको डांटना चाहे तो वो उसको डांट भी नहीं सकता। बच्चे उस चीज़ को लेकर के भी बहुत खुश रहते हैं कि टीचर तो हमें कुछ कहेगा नहीं, कोई बात नहीं है। और एक्टिविटीज़ का भी है, जो एक्टिविटीज़ मिलती है अगर उन्होंने की है तो ठीक है, अदरवाइज वो सोचते हैं कि टीचर तो अब हमें कुछ कहेगा ही नहीं। और जैसा माहौल बच्चों को मिलना चाहिए स्कूल्स में, वैसा माहौल उनको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, आप लोग इसको पढ़ने से पहले चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम पोस्ट कोविड, अभी जैसे सबको पता है कि हम 2019 से कोविड को फेस कर रहे हैं, अभी 21 आपकी आवाज़ गायब हो गई। हेलो, हाँ अब आ गई। मैं ये कह रही थी गौरव जी कि सॉरी पंकज जी, कि अभी पोस्ट कोविड हम काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं कोविड को, और कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम फेस कर रहे हैं, तो सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो और ऑब्वियसली हमारे इस ग्रुप में पेरेंट्स भी हैं आज के सेशन में, तो क्या कोई अपने आप से अपने व्यूज, अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि पोस्ट कोविड क्या होना चाहिए एजुकेशन में, चेंज एजुकेशन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल। हमारे साथ रेमू जी हैं, वो कुछ सजेशंस अगर देना चाहें। आरव की मदर हैं और हर्षिता मित्तल जी भी हैं। जी जी, 8 लोग। उन्होंने हैंड रेज भी किया हुआ था काफ़ी देर से। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दे पाई। नहीं, वो मैं भी एक्चुअली आप अच्छे से बता रहे थे, इसलिए मैंने बीच में डिस्टर्ब करना जरूरी समझा नहीं एक्चुअली। ओके, सॉरी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो। नहीं कोई नहीं। कविता जी, हर्षिता जी, रेमू जी,
रेमू जी, मैम ये पूछ रही हैं कि क्या आपको लगता है कि पोस्ट कोविड, जब ये कोविड खत्म हो जाएगा, जब स्कूल्स चालू होंगे, तो आपके हिसाब से क्या एजुकेशन में बदलाव आना चाहिए या क्या होना चाहिए एक्चुअली? पर सबसे पहले तो पेरेंट्स का या गार्जियंस का माइंड सेटअप होना चाहिए कि वो फ्रीली अपने बच्चे को स्कूल तक भेज सके। भले ही वैक्सीनेशन आ जाए या कुछ भी है, स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स बहुत लिमिटेड होंगे जो उस चीज को मोटिवेट करेंगे कि हमें अपने बच्चे को भेजना है स्कूल। ओके। अगर पेरेंट कोई मुझसे कहे कि हाँ अभी कोविड बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब दूसरे हफ्ते से बच्चे को भेज दो, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। मैं यही कहूंगी कि 6 महीने भले ही मेरा बच्चा और घर में बैठ जाए, लेकिन मैं नहीं भेज सकती। तो एक जो मेंटली वो जो एक प्रिपेयर होना चाहिए किसी को, उसके लिए गवर्नमेंट या उसके सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं फर्दर, और स्कूल मैनेजमेंट किस तरीके से एक्शन लेता है। कि एक टीचर के पास एक क्लास में 40 की स्ट्रेंथ होती है मिनिमम। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसमें 40 बच्चों को एक साथ हैंडल करना, और जब वो छोटे हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि मतलब ऑल्टरनेट डेज में रोल नंबर वाइज बुलाया जाए कि 10 बच्चे इस दिन आए, 10 उस दूसरे दिन आए, बट उसमें कि उन बच्चों को समझाना वो काफी मतलब हेक्टिक होगा टीचर्स के लिए भी, और उससे ज्यादा समझाना पेरेंट्स को कि वो ट्रस्ट करके अपने बच्चों को वापस स्कूल में भेज सकें। जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसके लिए मेंटल प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे पेरेंट्स तभी वो बच्चों को भेज पाएंगे स्कूल, अदरवाइज वो नहीं भेजेंगे। बट अभी जो हम बात, ये तो एक प्लस पॉइंट है जो आपने बोला कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि इस कंडीशन में भेजा जाए। ऑब्वियसली भेजना भी नहीं चाहिए, बट अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल कंडीशंस होने पर जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। क्योंकि देखिए पहले क्या था, सभी को पता था कि हमें हाइजीन और हेल्थ का ध्यान रखते हुए हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। और अगर हमें खांसना है या छींकना है तो हमें किसी के फ्रंट पर एकदम से नहीं खांसना है, ठीक है। हमें मुंह पर हाथ रखना है, हमें हैंकी रखना है, वो अवेयर थे। बट जितना लोग अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज को कि बार बार हाथ धोना, डिस्टेंस बनाकर रखना, तो एक चीज होता है कि पता होती है उसको फॉलो नहीं करते हैं, बट अब वो चीज हो गई है, वो बीत गई है, तब उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और आई थिंक आने वाले टाइम में भी इस चीज को कंटिन्यूशन में रहेगी ये चीज, और फॉलो करते रहेंगे। तो अब ये जो आपदा, ये जो पेंडेमिक टाइम्स है हमारा रहा है, तो आगे इन फ्यूचर में पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी इतना ज्यादा पैनिक ना हो, तो क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? मैम एक तो ऑल्टरनेट डेज वाला जो है वो किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर स्कूल अथॉरिटीज पूरा वो किस तरीके से मैनेज करेंगे वो बताएं। जैसे कई वीडियोस जो है फॉरेन कंट्रीज के आए थे कि वो स्कूल के एंट्री पॉइंट पे ही उन्होंने पूरा सैनिटाइजेशन के लिए रखा हुआ है कि बच्चे का बैग भी जो है सैनिटाइज हुआ, और बॉटल भी, और हैंड्स वगैरह प्रॉपर वो सैनिटाइज करके अंदर बिठा रहे हैं। तो मतलब जैसे बजाय 40 बच्चों की एक क्लास करने के बजाय जो है 10-10 बच्चों को लेके या उससे भी छोटा अगर ग्रुप जो है वो लेकर क्लासेस कंडक्ट किए जाएं, और बच्चों को अवेयर करा जाए कि मतलब वो भी डिस्टेंस के साथ रहें और अटेंटिव रहें जी। कि इन केस अगर बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है वो इमीडिएट अपने टीचर को बताए कि मैम मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है, जी, सो दैट कि इमीडिएटली वो एक्शन लिया जा सके। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा मैम, मुझे भी ऐसा लगता है कि अब जो टाइम आएगा ना, जो टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका है जी, उसमें भी थोड़े चेंजेस आने चाहिए। क्योंकि अब सडनली क्या हुआ है कि बच्चों को, ये लगभग दूसरा साल है जो पूरा इनका घर में ही निकलना है। जी, जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो ये 2 साल बच्चे इतने मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं कि मतलब इन्हें आदत पड़ गई है हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, जो पढ़ रहे जी हैं जी जो जी पढ़ रहे हैं एक्चुअली जो बिल्कुल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल और ऐसी टीचर्स की हैबिट हो गई है जी कि वो भी सब ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो वापसी में जाके जो ऑफलाइन क्लास है ना उसको मैच करना भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा दोनों के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज होगा जी। तो उसको, क्योंकि हाँ सॉरी जी जी आप बताइए। कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज आप नहीं कंप्लीट वही चीज़ है कि दोनों में जो गैप है उसको कैसे वो कॉप अप करेंगे। और जो बच्चे नए आएंगे जिन्होंने इस साल ज्वाइन नहीं किया 2 साल में, जी उनके जी साथ वो कैसे मैच करेंगे वो भी एक कंसर्न रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमारी नई क्लास है, हमारा नया क्लासरूम होगा, हमारा स्कूल्स की बिल्डिंग होगी, हमारा ऐसा होगा, मतलब बहुत ज्यादा वो इमेजिनेशन होती है, वो प्री प्लान कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे। और अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो मुझे लगता है कि मेरा इससे कोई नाता रहा है, एक वीडियो भी हम देखते हैं ना, वो उसके थप्पड़ मारता, अरे पिछले जन्म का नहीं ये तेरा स्कूल है जहाँ तो 2 साल से नहीं जा रहा है। तो वो चीज भी है कि स्टार्टिंग में बच्चों को ऑनलाइन क्लास का बहुत क्रेज था, लेकिन धीरे धीरे करके अब कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को क्रेज नहीं रहा। वो चाहते हैं कि हम एक फाउंडेशन से, रिस्ट्रिक्शन से घर में जो एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, हमें यार दोस्तों से मिलना, अपनी बातें करना, अपनी बातें शेयर करना, मिलकर खाना खाना, मतलब बहुत सारी होती ना केयरिंग शेयरिंग लविंग वाली, वो सारी एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं। तो वो सब बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बच्चे की जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो तभी होती है जब वो सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ अपने पीयर ग्रुप में रहता है और वो बाहर जाता है। क्योंकि पलने के लिए तो एक बच्चा घर में भी पल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बच्चा जिसे आप घर में पाल रहे हैं और जिसको आप सोसाइटी के बीच में पाल रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। बिल्कुल। तो वो चीज बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो आने वाली जो जनरेशन है, या ये जो जनरेशन है, यही हमारे देश को आगे लेकर के जा सकती है। और इसको आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने पूरे एफर्ट्स करने चाहिए, और उन एफर्ट्स के लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड करनी चाहिए कि फ्यूचर में हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, और एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो और बच्चों की स्टडी अच्छे से हो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि बताया कि अभी हम बात करें कि कोविड के बाद में, पोस्ट कोविड जैसे ही स्कूल से स्टार्ट होते हैं, तो बहुत अच्छे से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटाइज प्रॉपर होना चाहिए। अगर एंट्री हो रही है तो एंट्री के टाइम पर, एग्जिट के टाइम पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। हर एक चीज़ का जो गैप है वो होना चाहिए, कि बच्चों के बीच में भी डिफरेंसेस हो, जो डेस्क, जो बेंचेस, जो चेयर्स वगैरह यूज़ की जाती है उनको भी, जो कंप्यूटर्स वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए। जो शेड्यूल्स हैं उस शेड्यूल में भी चेंजेस होना चाहिए। क्लासेस है, क्लासेस को भी डिवाइड करना चाहिए, मोर एंड मोर सेक्शन, जैसे कि अभी बताया है कि एक ही क्लास में 40-40 स्टूडेंट होते हैं। ऑब्वियसली अभी इस पैंडेमिक टाइम से हम लोग निकल रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो हमारे सेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन का टॉपिक होना चाहिए, और भी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या, जैसे नॉर्मल कि अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आग लगने पर क्या होता है, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट हम उसमें डालते हैं बुक्स में। कहते हैं कि अगर भूकंप आता है तो डेस्क के नीचे छिप जाना चाहिए, या बिल्कुल चौखट में खड़े हो जाना चाहिए डोर के बीचों बीच, कि अगर ऊपर से छत गिरती है या कुछ भी गिरता है तो वो डायरेक्ट ना गिरे, ठीक है। अगर कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सारे सॉकेट्स, बटन, लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए। तो इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी अपकमिंग क्लासेस में ऐड किए जाने चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट लेवल्स, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो भी डिफरेंट लेवल्स पर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल काउंसलर्स, अभी सभी स्कूल्स में काउंसलर्स अवेलेबल नहीं हैं, और
आजकल काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हो या फिर पेरेंट्स या अदर, सभी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो जैसे कि अभी आप बात हाँ हम लोग बात करते हैं, या मैं खुद की ही बात करूं तो आई एम ए काउंसलर इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल एज ए मैरिज काउंसलर। ठीक है, तो यहाँ अपना एक वो है कि जितने भी मैरिटल डिस्प्यूट्स के केसेस है या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस के लिए मैरिज काउंसलर्स हैं। ठीक है, करियर से रिलेटेड करियर काउंसलर्स हैं, स्कूल्स एजुकेशन से रिलेटेड अलग काउंसलर्स हैं। तो आजकल जो है काउंसलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमें किसी भी काम को करने से पहले काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में काउंसलर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, बच्चा किसी चीज़ को लेकर के, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के पैनिक है, तो उसकी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर किसी के माइंड में कुछ चल रहा है तो, कुछ छूट गया हो मेरे बताने से, प्लीज बता सकते हैं आप लोग। Can I say something? Yes, sure. Hello, I am audible, ma'am. Yeah, you are audible. Please. Hello. मैम Hello. मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैंने सोचा हेलो आ रही है मैम, आवाज आ रही है? जी। मैम जैसे कि बात हो रही है पोस्ट कोविड के बाद की स्कूल की, कि अगर जी मैम जी ओपन होते हैं स्कूल होते हैं, तो जैसे कि मैंने सुना कि सभी और सैनिटाइजर वो ये मशीन वगैरह लगे ये सब हो, जी मैम। मैम क्या अश्योर्ड है कि मतलब कि हमें कैसे मालूम हो सॉरी कि अंदर क्या चल रहा है? अगर मान लो 10 बच्चों का बैच भी बैठ रहा है जी मैम, जैसे स्कूल के अंदर जी एक टाइम पे 10 बच्चों का बैच भी बैठ रहा है, जी तो हमें कैसे मालूम होगा कि वो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है? अब कुछ स्कूल्स के अंदर जो है मील्स वहीं से प्रोवाइड होती है, घर का फूड अलाउड नहीं है। जी तो उस टाइम मतलब हम लोग अभी घर में इतना वो कर रहे हैं, हाइजीन हो रहे हैं हर चीज को लेके, हेल्थ को लेके, सब चीज, तो हमें इन चीजों के बारे में मतलब कैसे पता चलेगा कि ये सब चीजें किस तरह से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? आई थिंक देखिए सभी के बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो छोटी छोटी बातें आकर के अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, पापा आज स्कूल में ये हुआ, उसने ये किया, उसने वो किया, आज वो ये लेकर के आया था, आज उसका बर्थडे था। ठीक है, तो इस तरह के डिस्कशंस होते हैं। तो आप जब बच्चे को ये सिखाकर चल रहे हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करो, आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बात करो, डिस्टेंस बना करके बैठो, खड़े हो, तो बच्चा ये चीज, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट घर में मिल रहा है या जो एजुकेशन बच्चे को घर में दी जा रही है वही बाहर इम्प्लीमेंट करता है। अगर वो चीज बाहर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, वो तुरंत क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि आप डिस्टेंस बनाकर क्यों नहीं खड़े हुए हैं, या आपने हैंड वॉश क्यों नहीं किए, या सैनिटाइज क्यों नहीं किया, अरे सैनिटाइजर यूज करो, सैनिटाइज लगाओ। तो अगर घर में इस तरह की अगर स्कूल्स में इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है जो बच्चे को ठीक नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली बच्चा आकर आपको बताएगा ही। और स्कूल खुलने से पहले आप लोगों की या पेरेंट्स से तो डिसीजन लिया ही जाता ना, डिस्कस किया जाता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है या आप क्या चाहते हैं, किस तरह से शुरुआत करें। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो आप अपने अपने पॉइंट्स, अपने अपने व्यूज आप रख सकते हैं। हाँ जी जी ओके। हेलो पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके मैम, थैंक यू। हाँ ओके, रेमू जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी, आपका हैंड रेस था। उसमें एक पॉइंट ये था कि जैसे मैम ने बताया कि पीटीएम्स होते हैं, और पहले खैर हमसे भी बातचीत करेंगे स्कूल वाले। अब प्राइवेट स्कूल्स में कई स्कूल्स ने अपने क्लासरूम में कैमरास लगाए हुए हैं, तो मतलब उस चीज का हम ये बेनिफिट ले सकते हैं उनको ये सजेस्ट करके कि मतलब भले ठीक है हम वहां पर कुछ बोल नहीं सकते या उनकी ठीक है वॉइस भले इतनी नहीं आएगी, लेकिन हम एक बार को वो चेक कर सकते हैं कि वहां पर चल क्या रहा है। करेक्ट।
जी, ऑफ तरीके से कोर्स। लिंक प्रोवाइड कर सकता है स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा ये टास्क, बट ऑन द अदर हैंड कि पेरेंट्स भी उस चीज को लेकर कन्विंस रहेंगे कि हाँ हमारा बच्चा सेफ है। और दूसरी तरफ से टीचर्स और मैनेजमेंट थोड़ा सा रहेगा कि हमारे ऊपर नजर रखने वाले हैं पेरेंट्स, और इसको भी हर चीज को कंट्रोल रखेंगे और मैनेज करेंगे प्रॉपरली। रेमू जी ने बिल्कुल सही कहा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट आजकल सीसीटीवी से कनेक्टेड होते हैं पेरेंट्स के मोबाइल्स भी, वो भी देख सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल्स में हो रही हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसे सीटिंग है, क्या किस तरह का अरेंजमेंट है, और हर एक चीज़ को लेकर के अलर्ट कर दिया जाता है पेरेंट्स को भी। तो उस चीज़ से भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या किस तरह से हो रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी पंकज जी। गौरी ये लास्ट स्लाइड एक बार लगा दो गौरी। की मैसेज है यहाँ पर, की मैसेजेस एंड एक्शंस फॉर कोरोना वायरस डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन स्कूल्स। कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह से हम कोरोना वायरस डिसीज को कंट्रोल में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्कूल्स में, और प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं और यूथ हैं, सिटीजन्स, चेंजेस करने के लिए जो भी हमारे एजेंट्स होते हैं, पावरफुल एजेंट्स, जो चेंजेस लाने में हमारी हेल्प करते हैं, देखभाल करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सेट्रा, ये सभी लोग हमारी सीखने में बहुत मदद करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो इन सब लोगों का भी हम जैसे कि यहाँ पर है कल्टीवेट कन्वर्सेशन, खेती का है, बिल्डिंग्स वगैरह का है, सेफर एंड मोर केयरिंग कम्युनिटी। तो इन सब चीज़ों में ये हमारे बहुत ही हेल्प करते हैं। तो इनकी हेल्प के साथ साथ हम ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से हम डिसीज से बच सकते हैं, किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, हमारे लिए किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है। अगर कोविड-19 से रिलेटेड बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो अपने आसपास की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या उनको कोई आशंका है या चिंता है, तो उनको उससे भी, उसमें उनकी जो एंजाइटीज़ है उसमें भी मदद मिलेगी, उनकी सपोर्ट करने में। हम उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी, उनकी क्षमता है, उस चीज़ का भी समर्थन कर सकते हैं। और इस चीज़ में जो भी स्कूल्स के प्रशासक हैं, जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, पेरेंट्स हैं, और उनकी देखभाल करने वाले हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बच्चे किस तरह से सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं, और स्कूल्स में किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं अपने विचार दे करके, अपने जो उनके इम्पोर्टेंस व्यूज़ हैं, जो संदेश वो देना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को अगर वो रखें तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो चीज़ है कोविड-19, इसकी रोकथाम के लिए कैसे पता लग सकता है इसका, किस तरह से हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं, सुरक्षित संचालन के लिए किस तरह से हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उस चीज़ के लिए भी मार्गदर्शन करना बहुत ही यूज़फुल है। मार्गदर्शन के लिए भी जो देश हैं, जो पहले ही कोविड-19 के बारे में पता लगा चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है कि उनको जब पता लगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारी कोई कहीं से हेल्प कर रहा है, कुछ कहीं से कोई वैक्सीन के लिए हमारी हेल्प कर रहा है, कहीं अब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो यहाँ पर प्रॉपर जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए थी वो नहीं थी, तो वहाँ से वो चीज़ यहाँ पर आ गई। अब हमारे यहाँ पर तो उस चीज़ के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो अगर कहीं पर कोई भी कंट्री पहले ही डेवलप कर चुकी है, तो जो डेवलपमेंटल
कंट्री है उसकी वो सपोर्ट करती है। तो इसी तरह से कोविड जहाँ पर पहले हो चुका और वो वैक्सीन लेकर के ठीक हो गए, तो वो कंट्रीज भी हमारी हेल्प कर रही हैं। तो ये भी बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि क्या है, उसके लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकती है, हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखना होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। एजुकेशन जो है वो भी छात्रों को घर हो या स्कूल हो, समुदाय हो, इन सबको दूसरों को किस तरह से एजुकेट करना है। अगर कोई स्टूडेंट्स है, कोई भी एडवोकेट्स है, कोई डिसीज है, उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है, किस तरह से घर पर कंट्रोल किया जा सकता है। एक कहते हैं ना कि अगर घर का एक स्त्री पढ़ी हुई है तो वो 2 घर को संभालती है, 2 परिवार को संभालती है, अपने मायके का भी, अपने ससुराल का भी। तो इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपने घर में बताएगा, अपने फैमिली बताएगा, जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में उस चीज़ से लोग अवेयर होंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, वो कम्युनिटी में बताएगा, उसके बाद फिर वो लोकेलिटी में उस चीज़ से लोग अवेयर होंगे, लोकेलिटी के बाद फिर वो एक कंट्री में। क्योंकि अगर हम इस चीज़ का एक उदाहरण ले तो कोई भी अगर एक होनहार छात्र डॉक्टर बनता है, वकील बनता है या सर्जन बनता है, तो वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करता है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करता है, फिर जिस गली मोहल्ले में वो रहता है उसका नाम रोशन करता है, उसके बाद वो गली मोहल्ला जिस क्षेत्र में आता है, जिस एरिया में आता है उसका, उसके बाद वो फिर पूरे लोकेलिटी का, उसके बाद में वो कॉलोनी के बाद स्टेट के बाद कंट्री। तो वही चीज़ है कि अगर एक स्टूडेंट समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो डिसीज है या कोई भी प्रॉब्लम से उस चीज़ को अगर अवेयर है तो वो दूसरों तक उस चीज़ को ज़रूर पहुंचाता है, प्रमोट करता है वो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 5 टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये हमारी लास्ट स्लाइड्स हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी 5 टिप्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। चेक इन विद योर चाइल्ड रेगुलरली। समझ गए होंगे सभी लोग कि आपका बच्चा क्या कर रहा है डेली रूटीन में, उसको आप रेगुलर चेक कीजिए। आइडेंटिफाई एंड रिड्यूसेस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। किन चीज़ों से आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आप किन चीज़ों से अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उन चीज़ों को पहचानिए। कि अगर आप कोई भी चीज़ बैठ करके सोच रहे हैं या कोई भी आप किसी चीज़ को लेकर के टेंशन में है, या आपका बच्चा किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, उसका मूड ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए टेस्टी आपने कोई डिश बना दी, उसका फेवरेट फ्रूट उसके सामने कट करके रख दिया, आपने उसकी फेवरेट स्वीट्स उसके सामने रख दी, तो उससे क्या होगा, बच्चा एकदम खुश हो जाएगा और वो जिस स्ट्रेस के साथ में बैठा हुआ था या जो उसके माइंड में टेंशन चल रही थी उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके से कौन कौन से सोर्स हैं जो आपके या आपके स्ट्रेस को दूर करते हैं या आपके बच्चे के स्ट्रेस को दूर करते हैं। कई बार क्या होता है कि आप खुद भी लोग परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई बात भी अगर करना चाहता है तो वो कहते हैं कि मेरे से भी इस टाइम ये ना बात करे। होता है या नहीं होता, जैसे आप सभी पेरेंट्स हैं कि क्यों मेरे से बात कर रहा है, ये क्यों मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो उस टाइम पर आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने मन मर्जी के आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आपको किसी फ्रेंड से बात करना है फ्रेंड से बात कर सकते हो, आपको वॉक करने वॉक कर सकते हैं, आपको मूवी देखनी है मूवी देख सकते हैं, किचन का काम करना है किचन का काम कर सकते हैं, रीडिंग करनी है रीडिंग कर सकते हैं। मतलब आपको खुद देखना है कि आपको किस में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको किस तरीके से अपना माइंड डाइवर्ट करना है। तो ये आपका खुद का होमवर्क है, आप खुद देखिए इस होमवर्क को आप कैसे कर सकते हैं। टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव स्लीप। कई बार क्या होता है बच्चे कम या ज़्यादा सोते, कई बार बहुत ज़्यादा सोते, तो बहुत ज़्यादा सोना भी हेल्थ के लिए हानिकारक है और बहुत कम सोना भी। तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Practice stress management techniques such as stretching, medication and exercise. स्ट्रेस से बचने के लिए आप मेडिकेशन कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। 5th थिंग है लीव रूम इन
शेड्यूल्स फॉर सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन एंड फन। मजाक मस्ती कर सकते हैं आप, रिलैक्स फील कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं क्योंकि मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया आज मैंने, बट नेक्स्ट टाइम पर मैं ध्यान रखूंगी नेक्स्ट वर्कशॉप में। टाइम तो खैर मैम थोड़ा सा ज़्यादा हो भी गया, नो जी डाउट। मुझे मैं को खुद ही लग रहा है, इसीलिए हाँ नहीं बट वही है। बट भैया थैंक यू सो मच, आपने इतना सब जानकारी दिया। मुझे लगता है कि जिन पेरेंट्स ने लास्ट तक हमारे साथ रुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और उनके क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली होंगे। मैं ये डिनाइल नहीं करूँगा कि उनके मन में सवाल नहीं होंगे। तो आपके साथ मैम हम एक और सेशन प्लान करेंगे बहुत जल्दी, जी जी ज़रूर। मे बी डे आफ्टर टुमारो। तो उस टाइम पे हम इन पेरेंट्स को टाइम देंगे कि अपने जो क्वेश्चंस हैं ये उस टाइम पे पूछ सकें आपसे, और जो आप इनके मन में जो क्वेरीज है जो और जनरेट हो भी सकती है फॉर द नेक्स्ट वन डे भी, जी तो जी वो भी आपसे पूछ सकें। जी ऑफ कोर्स। मैं भी इन सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही पेशेंसली मुझे सुना, इतना अपना टाइम दिया। नहीं कोई नहीं मैम। और I'm very मैम हमारी thankful. रात को 9 बजे डेली एक अंताक्षरी राउंड होता है, जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे ज्वाइन करें अगर पॉसिबल है तो। एक्चुअली सर जो भी क्लासेस या जो भी सेशंस पॉसिबल होते हैं मैं वो अटेंड कर लेती हूँ। कोई नहीं, मैं इसलिए कहा कि अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि हम भी समझते हैं कि सबके पास टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू रहता ही है, और अब जैसे जैसे लॉकडाउन पास आ जाएगा तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफर हो जाएंगी जैसे ये होगा। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन का होना ना होना हमारे लिए तो इक्वली है, वो अभी भी हमारा काम चल रहा है। ऑफिस बेशक बंद है, ऑफिस हम लोग जा रहे हैं, पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही है, बट हमारा काम चल रहा है टेलीफोनिकली। अच्छा। तो इसीलिए ऑफिस टाइमिंग वही है जो डेली का होता है, इसीलिए मैं और ज़्यादा मतलब आप लोगों की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो पाती हूँ। मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है कि मतलब एक्टिविटीज़ सब हो रही हैं और मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। कोई नहीं मैम। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, टाइम टू टाइम मैं अटेंड करती रहूँगी और पूरा कोऑपरेट करूँगी जितना भी मेरे से होगा। और बाकी काफ़ी सारे सेशंस भी मैंने सोचे हुए हैं कि हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, गुड टच बैड टच, जेंडर सेंसिटाइजेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उन पर हम टाइम टू टाइम सेशंस रखेंगे। बट मैं कोशिश करूंगी कि आज जैसे इतना डिले हो गया सेशन में, इतना टाइम नहीं लूंगी, मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम लेकर वाइंड अप करूंगी। या श्योर, थैंक्स टू ऑल। या थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके थैंक यू, बाय Thank you so much, ma'am. ओके बाय।